Hello students, myself Dr. Geeta Garg, Associate Professor Chemistry, LBS College कोटपुतली। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, किन कंपाउंड्स में पाया जाता है और किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है। पहली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्टली हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। इसमें जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। चूँकि ये अट्रैक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, इसलिए सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इनका एसोसिएशन हो जाता है। एग्जाम्पल हमें जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है और अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एसोसिएशन होता है उससे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। ये किस तरह से अपना प्रभाव डालती हैं, ये समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एंड H2S। आपको मालूम है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर H2O एक लिक्विड होता है और H2S एक गैस होती है। इसका कारण इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से अधिक होती है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल में एसोसिएशन हो जाता है, जिससे कि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और एक प्रकार पॉलीमराइज होकर क्लस्टर के रूप में रहते हैं, जिसको अपन H2O होल N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिससे इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं और सामान्य परिस्थितियों में ये गैस के रूप में पाई जाती है। सेकंड इसका एग्जाम्पल आता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है। देखो, यदि हम इसको समझना चाहते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बर्फ़ का क्रिस्टल कैसे बनता है। जब बर्फ़ का क्रिस्टल बनता है तो उस समय मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन एटम जो होता है वो 4 हाइड्रोजन एटम से घिर जाता है। इसमें से 2 से तो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा घिरता है और 2 से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा घिरा रहता है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप में वाटर मॉलिक्यूल के अन्य 4 अणुओं से इस घिरा रहता है, जिससे कि एक ओपन केज नुमा स्ट्रक्चर बनती है। ये देखिए, ये जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये एक खुले पिंजरे नुमा संरचना बनती है, जिसकी वजह से जगह ज़्यादा रहती है और खुला स्थान ज़्यादा होने से इसकी डेंसिटी जल की तुलना में कम हो जाती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को यदि 4 डिग्री तक गर्म किया जाए तो वो श्रिंक हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को जब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसमें क्या होता है, एक निश्चित दूरी रहती है, जो कि अपन ने अभी ऊपर भी देखा था। इसको जब हम गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो इनके बीच में होते हैं वो टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से क्या होता है,
जल के मॉलिक्यूल आसपास आ जाते हैं, जिससे कि इसका आयतन सिकुड़ जाता है। अब जब 4 डिग्री से ज़्यादा गर्म करते हैं इसको, तो क्या होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इसके आयतन का प्रसार होने लगता है, जिससे कि 4 डिग्री पर जल का आयतन सबसे कम हो जाता है और डेंसिटी सबसे अधिक होती है। अब इसकी नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की एसिड स्ट्रेंथ, यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो सबसे प्रबल कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड कोवेलेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिलीज करते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, जिससे जो HX बॉन्ड बनता है उसमें पोलरिटी आ जाती है। हाइड्रोजन एटम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, देखिए जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और हैलोजन एटम पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाती है, अलग हो जाती है। अब देखो, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से जब आयोडीन तक जाते हैं तो लगातार घटती चली जाती है। इससे HF से HI तक एसिड स्ट्रेंथ का मान भी घटना चाहिए, लेकिन इस ऑर्डर में हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता या स्ट्रेंथ जो है वो घटती जाती है, और इनकी एसिड स्ट्रेंथ इस क्रम में बढ़ती है कि HF की सबसे कम होती है और HI की सबसे अधिक होती है। HF की अम्ल सामर्थ्य का मान जो कि pKa के द्वारा इंडिकेटेड है 3.2 होता है, और HI का मान -10 होता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है, हम यहाँ देख पा रहे हैं सीरीज में कि HF के pKa का मान अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से प्रोटॉन को इजीली मुक्त नहीं कर पाता, जिसकी तुलना में ये एक वीक एसिड होता है। HB और HI में देखो, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग लगभग सेम है, लेकिन फिर भी HI के अंदर क्या है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह से ये HBr की तुलना में प्रबल अम्ल सामर्थ्य रखता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आपको मालूम है कि 4th, 5th, 6th और 7th ग्रुप के तत्व हैं। इन अभी हम इसको ग्राफ को फिर से देखेंगे। पहले आप ये देखो कि इन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से इसका एक सिंपल रूल है, लेकिन हम यदि इन कर्व्स को देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि इनके 4th के जो कर्व हैं, इसमें तो ये देखो, इन कर्व्स में तो इस रूल को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इनके जो 5th, 6th और 7th के कर्व्स हैं, इनके जो फर्स्ट तत्वों के हाइड्राइड्स हैं, जो कि कौन से हुए, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम देखें तो ये अत्यधिक मान इनके ऊंचे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाकी सब सदस्य तो अणुभार वाले नियम का पालन कर रहे हैं, पर ये नहीं कर रहे क्योंकि इनके तत्वों की विद्युत ऋणता में अंतर काफ़ी अधिक है। यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है।
अब इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से क्या हो रहा है कि इनमें एसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन के द्वारा ये देखो कौन से पॉलीमर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये हमको पॉलीमर प्राप्त हो रहे हैं अमोनिया होल एन, वाटर मॉलिक्यूल होल एन, और हाइड्रोजन फ्लोराइड होल एन। ठीक है ना। तो ये हमको इतने पॉलीमर्स के रूप में मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? वो इसलिए होता है बच्चों कि हमको इनको प्राप्त करने के लिए पहले तो इनके मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि इनका जो पॉलीमराइजेशन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमको इनके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि इनको अत्यधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है। अब यदि इसी हाइड्रोजन को हम मिथाइलेशन के द्वारा रिप्लेस कर दें मिथाइल ग्रुप से, तो इस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि अब ये क्या करने लगते हैं, इस अणुभार नियम का पालन करने लगते हैं, और इनके ग्राफ को देखो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या समझ में आया हमको? इसका रीज़न हमें ये समझ में आया कि यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन होने से इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड की यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, CH3COOH। ठीक है। इसके हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, पर जब ये प्रैक्टिकली निकाला गया तो ये 120 प्राप्त होता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, जिसके द्वारा दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़कर डाइमर बना लेते हैं। ये देखिए ये डाइमर बना लेते हैं, जिससे इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 की जगह 120 हो जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है KHF2 टाइप के मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन KHCl2, KHBr2 और KHI2 प्रकार के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। इसको भी हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह के द्वारा समझा सकते हैं। देखो बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जब बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जिस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, इसमें पोटेशियम आयन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है HF2 आयन नेगेटिव आयन के रूप में मौजूद रहेगा, जो दो प्रकार की संरचनाओं में इस प्रकार से जैसे कि आपको दिखाई दे रही है इसके रूप में हो सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये केवल किसके अंदर पॉसिबल है, HF2 के अंदर पॉसिबल है, जो कि पोटेशियम के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये तो एग्जिस्ट करता है, बाकी कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉपर सल्फेट जिसके स्ट्रक्चर में 5 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में जुड़े होते हैं, इनमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी एक तरह की होती है, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल की संरचना दूसरी अलग तरह की होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसीलिए होता है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देखो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट जो है इसका जो कॉपर है वो 4 मतलब वो अपन स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्टाहेड्रली 6 ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ है। ठीक है ना।
अब इसके अंदर 4 तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन है और 2 सल्फेट आयन के ऑक्सीजन है, लेकिन सल्फेट आयन और कॉपर के बीच में वाटर मॉलिक्यूल के अणु भी हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो वाटर का 5वां मॉलिक्यूल है वो सल्फेट आयन और कॉपर आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर वाटर के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड हुआ है। इसलिए इसका ये वाला जो 5वां वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग होता है उन 4 वाटर मॉलिक्यूल से जो कि कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की को एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।